रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सी, ये तो सबसे एलिमेंट्री चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। 6 साइज नहीं है सुजीत पाल। इफ यू डोंट नो, डोंट ट्राई टू मेक गेसेस। व्हाट इज एच? FUB FYB। व्हाट इज FYB? FYB कितना है? FUB is correct. What is FYB? 0.6. Wrong. Wrong. So this is again go through the grade designation of bolts. दोबारा करिएगा ग्रेड डेजिग्नेशन बोल्ट्स का। अब अगर हम 8.8 की बात करें तो जो आप FUB बोलते हो, FUB इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। तो ये जो पहला लेटर है 8, राइट साहिल, जो 8 है यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो कितना हो गया? 800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। So the first letter represents the ultimate strength of the bolt 100 times of that, right? तो यहाँ पर अगर 4 है तो 400, यहाँ 8 है तो 800, करेक्ट? ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। ये जो बोल्ट्स हैं, मैंने अभी पूछा था ये किस तरह के बोल्ट हैं। ये तो फ्रिक्शन बोल्ट है। ये कौन सा बोल्ट है? लोड ट्रांसफर कैसे होता है? साहिल, अंकित, 4.6 वाला जो है बियरिंग से, करेक्ट। इसको बियरिंग बोल्ट बोलते हैं। लोड ट्रांसफर इज बाय बियरिंग। ओके, तो दो तरह के मेन बोल्ट्स होते हैं, बियरिंग बोल्ट्स एंड फ्रिक्शन बोल्ट्स। ओके, तो पहला फिगर जो है 4.6 में और 8.8 में, फर्स्ट फिगर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, दैट विल गिव यू FUB, ultimate strength of bolt. What about the second figure? Second figure will give you proof strength of bolt. Why इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हें याद होगा हम जब RCC पढ़ रहे थे तब जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स थी, हाई स्ट्रेंथ बार्स थी, उसमें यील्ड पॉइंट क्योंकि क्लियर नहीं होता था तो हम यील्ड पॉइंट की बजाय प्रूफ स्ट्रेस ले लेते थे, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, लिखते तो हम यील्ड स्ट्रेंथ ही हैं, बट दिस इज बेसिकली प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और इसको कैसे निकालते हैं? जो आपका FUB आया है, मल्टीप्लाई इट विथ सेकेंड फैक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 0.6 एंड दैट विल बी 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 240 is its yield strength or proof strength of this 4.6 bolt. Similarly for HSFG bolt, अगर मैं निकालूं प्रूफ स्ट्रेंथ तो कितनी आएगी यील्ड स्ट्रेंथ या प्रूफ स्ट्रेंथ? 800 इंटू 0.8, 640। ओके, ठीक है। सो दिस जरूरी नहीं है 640 वो 650 भी हो सकती है, मगर हम डेजिग्नेट जो कर रहे हैं 8.8, तो आप जब कैलकुलेशंस में लेंगे तो हम 640 की वैल्यू लेंगे। ओके, और इसमें 240। समझ में आया? बोल्ट डेजिग्नेशन ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा थोड़ा सा, जो मैंने तुम्हारी PDF देखी थी उसमें बहुत ज्यादा तुमको एक स्टेप में बता रखा था। I have seen it there, but I think डिस्कस नहीं हो पाया होगा। ओके, अंकित, देवोस्मिता, इज इट क्लियर? आयुष, आयुष अब पता चल गया क्या होता है ग्रेड डेजिग्नेशन बोल्ट्स का। और ये जो नंबर है ना 4.6, 8.8, तो जो हेक्सागन बोल्ट होता है ऐसे करके होता है ना बोल्ट, यहाँ पर लिखा भी होता है कुछ में, 1 2 मार्किंग होती है बेटा,
एक तो नंबर लिखा होता है और साथ में मैन्युफैक्चर की स्टैंप होती है। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी स्टैंप भी होती है। ओके श्रेयांश, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। मैं आज एक ही क्लास लूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है। मीटिंग है तुम्हारा, ऑफलाइन टाइम टेबल के बारे में देखेंगे क्या होगा। बना के तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि अभी मॉर्निंग इवनिंग सब इकट्ठा आ रहा है हमारे पास। जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो हम मॉर्निंग इवनिंग को अलग करेंगे, तो इसलिए वी विल हैव टू मेक अनदर टाइम टेबल, प्रॉपर ऑफलाइन टाइम टेबल, जिसमें रूम नंबर डेज वगैरह सब डालना पड़ेगा। सो आई विल बी टेकिंग क्लास, एक ये क्लास जब खत्म होगी बस तभी तक, ठीक है? जितना हो पाएगा उतना करेंगे, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद वेल्डेड कनेक्शंस। आप सेक्शन 10 तो है ही आपके पास, अपने पास जो आईएस कोड है वो भी खोल लीजिए आप, और उसमें पेज 78 पर आ जाइए। सबने देखा है ना सेक्शन 10 कनेक्शंस। 10.1 इज जनरल, उसके बाद उन्होंने लोकेशन डिटेल्स, मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग। 10.2.2 इज मिनिमम स्पेसिंग, देन मैक्सिमम स्पेसिंग, ये सब डिस्कस कर रखा है। बियरिंग टाइप बोल्ट्स हैं उसके बाद। आदित्य, देवोस्मिता, श्रेयांश, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अंश, कैन यू सी द IS कोड? ओके ओके शुभम, है ना बेटा? मेरे साथ साथ करना, अपना पेंसिल उठाओ और साथ में मार्क भी करना है। ओके अभिषेक, या फिर अगर आपने मोबाइल में खोल रखा है तो फिर आपको हाईलाइट कर लीजिए उसको, राइट मयंक? ठीक है, तो 10.3 सेक्शन आपका बेयरिंग बोल्ट्स का है, जो कि जिसमें आपने किया होगा शियर फेलियर किया होगा ना, इसमें शियर कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। लॉन्ग जॉइंट, जब शैंक लंबा होता है कैसे निकालते हैं, ये सब है इसमें। ओके, एवरीबॉडी कैन सी? आदित्य, मिल गया आपको? आदित्य प्रकाश ओझा, ओके ओके ओके, गुड गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि आज हम वेल्डिंग डिस्कस करते हैं तो हम वेल्डिंग ही निकालेंगे। वेल्डिंग का सेक्शन है आपका ये वाला, जो चैप्टर है ना सेक्शन 10, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी की सारी बुक है जो वो इसी में से है। सो पेज नंबर 78 IS कोड का, वेल्ड्स एंड वेल्डिंग, मिल गया? निखिल मिल गया बेटा, है ना? तो जो अब मैं आगे की PDF, ये सॉरी स्लाइड्स में दिखाऊंगी आपको, वो सब यहीं से लिया गया है। थोड़ा सा थ्योरी एक्स्ट्रा है जो बुक में से है, बट जो काम की चीज है वो सब कोड में लिखा हुआ है। सो यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, राइट? सो लेट अस सी व्हाट इज वेल्डिंग। आई होप एवरीबॉडी हैज सीन वेल्डिंग। क्या होता है वेल्डिंग? It is a process of permanently joining two or more metal parts by the fusion of edges of the metal with or without applying pressure and a filler material. आप लोगों ने वर्कशॉप किया है, वहां पे वेल्डिंग किया था? जो वर्कशॉप हुई थी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में? हाँ, आदित्य ने किया है, अभिषेक ने भी किया है। कौन सा वाला किया था बेटा? इलेक्ट्रोड वाला, जिसमें एक इलेक्ट्रोड पकड़ाते हैं एक हाथ से आर्क लगाते हैं। अच्छा देवस्मिता, हाँ इलेक्ट्रोड वेल्डिंग किया है, करेक्ट। फिर तो सबको पता है, वो इलेक्ट्रोड चिपक जाता है, वो बड़े ध्यान से हमें मूव करना पड़ता है ना? वेल्डिंग नहीं हो पाती, हाँ मुझसे भी नहीं होती थी निखिल जब मैंने की थी, क्योंकि हम वेल्डर तो नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। मुझसे भी नहीं होती थी, किसी से नहीं होती है। तो वी आर नॉट सपोज टू बी वेरी स्किल्ड इन वेल्डिंग, बट वी मस्ट नो द मतलब क्या है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, सही कह रहे हो, हमको वेल्डिंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए, है ना?
इसीलिए हमें वो वर्कशॉप अटेंड कराई जाती है, थोड़ा थोड़ा एक एक हफ्ता करते हैं कि हर चीज की नॉलेज होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू डू वेल्डिंग एनीवेयर, करेक्ट? ओके, सो आपने देखा होगा वहां पर जो फ्यूजन वेल्डिंग की थी तुमने, जो की थी, आई थिंक इलेक्ट्रिक आर्क की होगी, है ना? तो ये उसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। सो गो थ्रू दिस। अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम उसे फोर्स वेल्डिंग कहते हैं, और जब प्रेशर नहीं अप्लाई करते तो फ्यूजन कहते हैं। तो जब आप प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे, फ्यूजन वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको मेटल को हीट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। वो दो तरह से होता है, या तो गैस से होगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस इस्तेमाल होती है, या इलेक्ट्रिक आर्क से होगा, करंट से होगा। ओके, तो आप इतना हीट जनरेट कर देते हो कि वो जो मेटल पीसेस हैं जिनको जोड़ना है, राइट, वहां पर वो मेल्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आप क्या करती हो, क्योंकि उसमें गैप है, गैप होने से वो जो मेटल मेल्ट होके ज्वाइन करेगा, तो अगर आप कुछ फिलर नहीं डालोगे तो क्या होगा, वहां पे डिप्रेशन बन जाएगा। तो हम एक फिलर मटेरियल जो कि इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, वो देते हैं साथ में। जब वो पेरेंट मेटल यानी बेस मेटल जिसको जोड़ना है वो मेल्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोड है दैट इज आल्सो जस्ट सिमिलर टू द पेरेंट मेटल, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर बेस मेटल मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है, और इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होकर पेरेंट मेटल के साथ मिक्स होता है, और वहां पर फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए इसे हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। और वो जो गैप है वो मोल्टन मेटल से भर जाता है, और जब ठंडा होता है तो ऑब्वियसली मोल्टन मेटल हार्ड हो जाता है और आपकी वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो आगे चले अगली स्लाइड पे। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्रोसीजर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर हमें आउटलाइन पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नाम पता होना चाहिए, आउटलाइन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होती है, या गैस से करते हैं। तो बहुत ब्रीफ में प्रोसीजर चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस। मतलब हमने इवॉल्व किया है। जैसे सबसे पहले हम रिवेटिंग करते थे, है, रिवेटिंग का तो काफी पुराना है। आपने अपने घरों में दादा दादी के, नाना नानी के, अगर शीट मेटल वाले वो देखे होंगे ना, बॉक्सेस, पेटी कहते थे पहले, संदूक या पेटी होती थी ना, तो सब रिवेटिंग होता था उसमें। देखा है? यस मैम भी बोल दिया करो बीच बीच में, है ना? तो रिवेटिंग होता था, उसमें क्या करते थे, एक एनविल होता था और एक रिविट होती थी, एक तरफ हेड बना होता था, दूसरी तरफ हैमर से पीट पीट के बना देते थे, राइट? तो रिविटिंग हुआ, बोल्ट्स आए, बोल्ट्स भी आने शुरू हो गए। पहले मशीन पार्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल होते थे बोल्ट्स। अभी भी है, हाँ मेरे पास भी है आदित्य, पेटी मेरे पास भी है, बहुत पुरानी है वो, मेरे पेरेंट्स की भी उससे भी पहले की है। तो उसमें आपने देखा होगा ना, रिविट्स लगी होती हैं। उसके अलावा और भी लगी होती हैं, जैसे कि ये जो लुहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, तवे बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, वहां पर रिविटिंग अभी भी आपको दिख जाएगी, जैसे हैंडल्स में दिख जाएगी रिविटिंग, है ना? देखी है लोगों ने? है मयंक, देखा है आपने? हाँ, फैन में भी होता है, बिल्कुल, फैन में भी होता है, करेक्ट। अच्छा, तो रिविटिंग मगर अब कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज होती, राइट? क्योंकि उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, आई होप तुषार सर ने बताई होंगी। और उसके बाद बोल्ट्स इवॉल्व हो गए। बोल्ट्स क्योंकि फास्टनर्स ऐसे हैं जिसे आप खोल बंद कर सकते हो, रिविट्स के लिए तुम्हें काटना पड़ता था उसको, है ना? और दूसरा, बोल्टिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, एंड यू कैन डिसेंबल आल्सो। सेकेंडली, दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ आल्सो। मगर बोल्ट से भी बेटर हैं वेल्ड्स। कैसे हैं? तो लेट अस सी देम।
So first is comparatively lighter than riveted or bolted due to absence of cover plates and gusset plate. Very simple सी बात है, जब भी आपने दो मेटल को ज्वाइन करना है तो कोई ज्वाइनिंग मैकेनिज्म होगा. अब रिवेट और बोल्ट में आप क्या करते हैं, आप उसमें कवर प्लेट्स लगाते हैं, गसत प्लेट लगाते हैं, उसके बाद रिवेट या बोल्ट लगाते हैं. तो ये एक्स्ट्रा कवर प्लेट्स, एक्स्ट्रा गसट प्लेट लगी, पेरेंट मटेरियल से अलग हुआ, तो कॉस्ट तो बड़ी, साथ में वेट भी बढ़ गया. क्योंकि आप जो होल किया वैसे तो आपने, बट बोल्ट जो डाला है, बोल्ट उस होल जो मटेरियल बाहर निकला है उससे हैवी होता है, तो ऑब्वियसली द वेट इज मोर. अगर वेट ज्यादा होगा तो आपको सेक्शन का सेल्फ वेट ज्यादा हो गया, तो आपका डिजाइन कॉस्टली ही है, राइट. तो सेकंड पॉइंट, रिजिड एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ कंपेयर टू बोल्टेड जॉइंट्स और रिवेटेड जॉइंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ होल्स. अभी आपने ना टेंशन मेंबर्स नहीं की हैं, बट आई थिंक प्लेट्स की होंगी, जिसमें एफिशिएंसी वगैरह निकाली होगी. तो रिवेट से आप बोल्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसमें होल करना पड़ेगा. होल करने से जो प्लेट है उसका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जो कि B इंटू टी था, अब कितना हो जाएगा, B माइनस N इंटू डी ब्रैकेट क्लोज T, राइट, है ना. जितने होल हुए उतने आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा विड्थ में से. करा होगा ना ये सब आपने, है ना राजन. स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, हाँ शिवानी बिल्कुल ठीक. जब हम विड्थ में से नंबर ऑफ बोल्ट होल्स हमें माइनस करने पड़ते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. तो दैट मीन्स योर पेरेंट मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो गई. वो जितना लोड एज ए होल ट्रांसफर कर सकती है, अब वो B माइनस N इंटू डी करेगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो हम उसमें कोई होल नहीं बनाएंगे, तो यानी कि 100% एफिशिएंसी यू कैन हैव, राइट. ठीक है ना. इज इट ओके शुभम, करेक्ट. अच्छा. And nowadays addition and alteration can be done very easily with the help of welding, right. एक और वेल्डिंग का एडवांटेज है कि हम बड़ा कॉस्मेटिक वो कर सकते हैं. मतलब आप जैसे बोल्टिंग और रिवेटिंग में कई बार दिक्कत आती है, हमें कवर प्लेट लगा, ये लगाया, हम प्रॉपर शेप नहीं दे सकते, है ना माला. तो हम अगर वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के प्रोफाइल को वेल्ड कर सकते हैं, चाहे सर्कुलर है, चाहे ऑक्टागन है, चाहे एलिप्टिक है, कैसा भी प्रोफाइल आप वेल्ड कर सकते हैं. सो इट हैज बेटर कॉस्मेटिक अपीयरेंस ऑल्सो. तो फोर्थ, बेटर फिनिश, क्योंकि आपके पास कई बार फ्लश एकदम स्मूथ जॉइंट मिल जाता है, जबकि बोल्ट से क्या होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा. जो बोल्ट का हेड है वो सरफेस पे दिखेगा ना, बट वेल्ड आप फ्लश ले सकते हैं. ओके. तो हेंस मेंटेनेंस एंड पेंटिंग कॉस्ट आर लेस. So lesser time consuming and more adaptable, no noise. जैसे कि रिवेटिंग है या बोल्टिंग है, उसमें प्रेशर लगाते हैं, या रिवेटिंग में तो ठोका पीटी बहुत होती है, तो शोर बहुत मचता है. सो दैट्स व्हाई रिवेटिंग तो अब होती ही नहीं. खैर, हमारा जो नया IS 800 है, दैट हैज फोरगो विद रिवेटिंग. वो कहता है रिवेटिंग विल नॉट बी डन जब तक कि कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक व्यू क्यों ना हो. सेकेंडली, एक और एडवांटेज है वेल्डिंग में, वेल्डिंग में हमेशा लीक प्रूफ एयर टाइट जॉइंट मिलते हैं. जैसे मान लीजिए आपने बॉयलर बनाना है ना, प्रेशर बॉयलर है या वाटर टैंक है, तो क्या चीज आपको लगेगा बेटर है, वेल्डिंग या बोल्टिंग? आई विल ऑलवेज गो फॉर वेल्डिंग, है ना आदित्य, श्रेयांश. वाटर टाइट बनाने के लिए वेल्डिंग इज ए बेटर ऑप्शन, एयर टाइट या water tight. So these are few advantages, Ankit, and more many more you can read in your book also. Okay, तो आगे चलते हैं. Now let us see the disadvantages. थोड़ी सी disadvantages भी हैं शिवानी. Let us see. It requires a skilled labor, obviously. वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए. जैसे कि अभी वो कह रहा था वेल्डिंग नहीं हो पाती थी, इलेक्ट्रोड चिपक जाता है, कई बार तो हम छोड़ ही देते हैं उसको डर के मारे. गर्ल्स तो ज्यादातर ऐसे करती थी, वो छोड़ ही देते थे हाथ में से. तो
स्किल्ड लेबर चाहिए, और एडिशनल स्ट्रेस ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग इज पॉसिबल। मेंबर में गेट डिस्टॉर्टेड, कई बार गर्म होने से मेटल, पेरेंट मेटल है जो, वही डिस्टॉर्ट हो सकता है। टेस्टिंग इज डिफिकल्ट। सो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो वेल्डेड कनेक्शंस का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हमें क्वालिटी कंट्रोल बेटर लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ऊपर से तो वेल्ड अच्छा दिख रहा होता है, मगर अंदर एयर पॉकेट होती है, बन जाती है। तो जो वेल्डेड कनेक्शन की, जैसे वहां पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते थे, एक्सरे सॉर्ट ऑफ समथिंग, यहाँ पर भी वो जरूरी है। सो दैट यू कैन सी कि ऊपर से तो अच्छा है, बट अंदर भी क्या वो अच्छे से पेनिट्रेट किया है वेल्ड। सो दैट शुड बी अश्योर्ड। अगर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होगी तो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस ढंग से नहीं होगा। सो टेस्टिंग इज डिफिकल्ट, inspection of joints is also difficult and expensive. So quality control is important. As there is no provision for expansion or contraction of joints, cracks may develop or propagate. Very easy to understand. बोल्ट और रिविट में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बोल्ट में भी हम होल जो है वो 2 mm बड़ा बनाते हैं, है ना। रिविट में 1.5 to 2 mm होल बड़ा होता है। सेकेंडली, लीनियरली तो इट कैन ऑलवेज इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली लेटरली ऑल्सो वो बढ़, टेम्परेचर का अगर इफेक्ट होता है तो घट बढ़ सकता है, उसमें स्कोप है, क्लियरेंस है इतना, राइट। मगर वेल्डिंग में नहीं होता। तो अगर मेटल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है तो जो वेल्डेड, जहां पर हमने वेल्ड मटेरियल लगाया है, वहां पर क्रैक्स आने के चांस होते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वेल्डेड कनेक्शंस की। आप लोग ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से याद करना, एंड 95% ऑफ द चांसेस दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। किस किस तरह की वेल्डिंग होती है, एक फ्लो डायग्राम सा है। फोर्ज वेल्डिंग विद प्रेशर होती है, फ्यूजन वेल्डिंग विदाउट प्रेशर होती है। 3 तरह की फ्यूजन वेल्डिंग होती है, थर्मिट, इलेक्ट्रिक आर्क और गैस। ये जो तीनों मैकेनिज्म है ये हमें हीट करने के लिए है बेसिकली, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन वेल्डिंग आजकल जो इस्तेमाल हो रही है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है कंस्ट्रक्शन में। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए जरूरत नहीं है, जस्ट 2-4 लाइनें बहुत हैं। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, इसी के बारे में ज्यादा है। फ्यूजन वेल्डिंग इज a welding in which the parts to be joined are held in position while the molten metal is supplied to joint. Molten metal may come from the part themselves or filler material जो कि electrode है, which normally have the composition of the parent metal. Now the fusion welding is of 3 types, रहने दो 3 types को। गैस वेल्डिंग है जहां ऑक्सी एसिटिलीन या हाइड्रोजन गैस टॉर्च के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये यू कैन गो थ्रू दिस ऑल। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है जिसमें कि करंट पास करता है। ओके, इसके बाद ये करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक आध नाम है वेल्डिंग का, ये क्लियर है? आगे बढ़े। आदित्य, अंश, अंकुश, चेतन, ये राइट। ओके, लेट अस गो अहेड। तो हाँ शिवानी, चलो ऐसा करते हैं, ये तुमने बट और लैप तो पता होगा बेटा, अभी क्रेटर ऊपर लिखा है ना, यू कैन गो थ्रू दैट। क्या होता है जब आप गर्म करते हैं, मैंने बताया था ना कि अगर पेरेंट मेटल होगा और क्योंकि गैप है वहां पर, तो क्या होगा, वहां पर डिप्रेशन बन जाएगा अगर आप इलेक्ट्रोड से मटेरियल नहीं सप्लाई करेंगे। और जब मेटल बढ़ता भी है, जैसे यहाँ लिखा है ना, स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म्ड इन द बेस मेटल एंड मोल्टन मेटल इज डिपॉजिटेड अराउंड द एजेस ऑफ दिस डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज आर्क क्रेटर। ये डायग्राम है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, उसमें देखना। ओके, इसको अभी रहने दो, डायग्राम से क्लियर होता है। आपके पास जो भी बुक है उसमें भी बना हुआ है।
उसको उसमें भी देख सकते हो। इस ट्रांसपेरेंस इस स्लाइड में मैंने नहीं दिखाया हुआ है। इफ यू सी दैट देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने ये टर्मिनोलॉजी तो तुम्हें पता होगी ना, व्हाट इज लैप एंड व्हाट इज बट। Debusmita, lap is when two pieces are overlapping each other, right? But is when two pieces are in front of each other, है ना? Overlap नहीं होता, पता है ना ये? Bolted joints में, right? शिवानी कह रही है, हाँ मालूम है। तो if the edges of the two plates are touching each other and are joined, then the joint is called butt weld joint. बट जॉइंट को हम बेटा ग्रूव जॉइंट भी कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। बट जॉइंट को हम ग्रूव जॉइंट भी कहते हैं साहिल, ठीक है, जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे को फेस करती हैं, टच करती हैं। ओके, तो ये देखिए, ये है बट जॉइंट। दिख रहा है सबको? कैन यू सी? माला दिखाई दे रहा है बेटा बट जॉइंट? हाँ, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं आप? एरिया मल्टीप्लाई विद स्ट्रेस, है ना अभिषेक? फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहता है, एरिया मल्टीप्लाई विद स्ट्रेस। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द फोर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द वेल्ड, तो क्या होगी? इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड मल्टीप्लाई विद द स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस कैन बी परमिसिबल इन WSM एंड यील्ड इन केस ऑफ लिमिट स्टेट। बस यही अंतर है WSM और लिमिट स्टेट में। तो एरिया ऑफ वेल्ड क्या है यहाँ पर? L into T. What is L? L is the length of the weld. T is the effective thickness या depth of the weld. तो बेसिकली वेल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट T। स्ट्रेसेस तो मटेरियल पे डिपेंड करेंगी, करेक्ट, टाइप ऑफ वेल्ड पे डिपेंड करेंगी। L आपको दिखाई देता है, वेल्ड की लेंथ कितनी है, कितना लंबा वेल्ड कर रखा है। सो व्हाट इज देयर टू कैलकुलेट ओनली T। T कैसे निकालते हैं? नाउ इट इज लेस देन 2 minutes आर लेफ्ट, सो आई विल नॉट कंटिन्यू एनी मोर। मैं बंद करती हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो T समझाने वाला है ये इंपॉर्टेंट है और हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? सो जस्ट open your books, go through welding, how to what are the types of welding, what are advantages and disadvantages, बस इतना। टाइप ऑफ वेल्ड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इज इट ओके? ओके अंकित, ओके शिवानी, एंड because now almost 1 minute is left, so I'll be stopping here. We will start this next time, मगर अपने अपने IS कोड लेके बैठिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी IS कोड के साथ ही कराती हूँ, ऐसे नहीं कराती मैं। You have to see the table and then do it. Okay, Nikhil, bye. Shreyansh, bye everybody. Have a good day. Okay, bye. Tarun, Pradeep, Abhishek, Saurabh, Shiv. Thank you, beta. मैं करती हूँ। Thank you for reminding me. Okay, so butt weld is also called as groove weld and lap weld is called as fillet weld. Yeah, fillet joint, groove joint. Okay, ये butt और lap you are familiar, so I am not explaining all this. So let us go straight away ahead. So these are types of butt welds. As you can see, depending upon the shape, they are given the names. Single V butt, double V butt, single U, double U. इसके अलावा भी होते हैं bevel joints और just a minute, ठीक है? तो these are all butt joints. बट जो जॉइंट है वो जैसे कि तुम्हें पता है कि दोनों प्लेट्स जब एक ही लेवल पे हो तब इस्तेमाल होता है, एंड इट्स ए आई थिंक
if butt joint is properly made, then it can provide 100% efficiency. Properly made का मतलब है full penetration. Full penetration. If full penetration can be achieved, then this weld has 100% efficiency. वो इसलिए क्योंकि जो बट वेल्ड है वो जस्ट लाइक अ पेरेंट मेटल एक्ट करता है, राइट? तो हम जो 100% एफिशिएंसी का मतलब है जो बिना कटा हुआ, मतलब बिना वेल्ड किए हुए जो जॉइंट होता, इट इज जस्ट लाइक दैट. ओके, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं बट वेल्ड की. तुम्हें ये दिख रहा होगा कि हम ये थोड़ा सा जो है, एक मिनट पेन ले लेते हैं. आपको ये दिख रहा होगा, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया हुआ है ना ऊपर, फ्लश नहीं है सरफेस, है ना, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट. क्या कहते हैं इसको हम? रीइंफोर्समेंट. सो द प्रोविजन ऑफ रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, और ये इंश्योर करता है कि डेप्थ ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट. जो जनरली अगर फुल पेनिट्रेशन वेल्ड होता है बट वेल्ड, तो हम उसमें थिकनेस कितनी लेंगे वेल्ड की? जो थिनर प्लेट है, थिनर पार्ट है. फुल पेनिट्रेशन का मतलब है वो उसकी अक्रॉस फुल डेप्थ तक पेनिट्रेट किया हुआ है, और ये एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट है. तो इसका क्या काम है? जिससे कि हमारी एफिशिएंसी प्रॉपर अचीव हो और ये एंश्योर हो कि ये फुल पेनिट्रेशन है. फुल पेनिट्रेशन होगा तभी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आएगी, राइट? दोनों तरफ. ओके, ठीक है ना. और सेकेंडली इसमें डिफिकल्ट होता है एकदम फ्लश. वेल्डर चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, एकदम लेवल करना मुश्किल होता है. एंड it is seen during the test that reinforcement makes the butt joint stronger, right? और ये reinforcement कितनी रखनी चाहिए? जनरली जो ये reinforcement रखी जाती है वो 0.75 से लेकर 3 mm तक. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ कहीं लिखा नहीं, आई थिंक बाकी के पेजों पर लिखा होगा. इसको हम कहते हैं reinforcement. ओके, ठीक है. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बीच में यस मैम किया करो. ओके, हाँ, ओके कृष्णा. एक्चुअली में क्या है, ड्यू टू द एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स बिफोर वेल्डिंग, क्योंकि इसमें एक चीज जरूरी है बट वेल्ड्स में, जैसे कि आपने ऊपर देखा था यहाँ पर, दीज टू पार्ट्स शुड बी एग्जैक्टली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. अगर स्लाइटली भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, तो हमारा ये जो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा. तो ड्यू टू वी वांट द एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स बिफोर वेल्डिंग. तो जनरली जो बट वेल्ड है वो फील्ड में नहीं किया जाता. दे आर रेयरली यूज्ड इन फील्ड. और कहाँ पर यूज होते हैं? हम जनरली शॉप में बट वेल्ड करते हैं, वेयर इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द वेल्डिंग प्रोसेस. ओके देवस्मिता, सुजीत, समझ आया? बट वेल्ड्स कहाँ यूज होते हैं? शॉप में यूज होते हैं. फील्ड में हम रेयरली करते हैं, because you need to place these parts to be joined very accurately. Okay, तो next जो slide है, it shows you the various symbol जो कि ड्राइंग शीट पर इस्तेमाल होते हैं for different types of welds. Okay, तो स्क्वायर बट है तो इस तरह से दिखाते हैं. सिंगल है V तो ऐसे, डबल V, सिंगल U, डबल यू, सिंगल बिवेल, डबल बिवेल, और ये फिलेट जॉइंट है. फिलेट यानी कि जो आपका ओवरलैप वाला होगा, लैप जॉइंट, उसका सिंबल ये ट्राइंगल होता है. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दैम. आगे चलते हैं. फिलेट वेल्ड और लैप जॉइंट. तो ये लैप सबको मालूम है, सबने बोर्ड्स में किया है. सो पिक्चर
doesn't need any explanation. As you can see, various types of lap joint here. दिख रहा है ना? Everybody can see. सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जब हमने एक ही तरफ किया है, यस माला, ओके. एंड डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जब दोनों तरफ करते हैं. हम कोशिश ये वाला करते हैं क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा हमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है. एंड सेकेंडली, जैसे कि आपने रिवेट्स में या बोल्ट्स में किया होगा, द सीजी ऑफ द कनेक्टर, जो भी कनेक्टर है, चाहे वो रिवेट हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो वेल्ड हो, it should coincide with the CG of the parts to be joined. तो अगर मैं इस तरह से दूंगी तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है इसेंट्रिसिटी है, तो आई विल प्रेफर टू गिव दिस थिंग, ओके. और ये देखिए कॉर्नर में दे रखा है फिलेट वेल्ड, एज पे दे रखा है, टी बना रखा है. सो दीज आर ऑल फिलेट वेल्ड. एंड एज यू कैन सी कुछ इस तरह का होता है फिलेट वेल्ड ना, राइट है ना? ये दिखाई दे रहा है सबको. तो इसका सिंबल इसीलिए अभी तुमने पिछली शीट पर देखा था, ट्राइंगल है. कहां पर है? ये देखिए, ये रहा. यू कैन सी दिस, दैट द सिंबल इज अ ट्राइंगल, ओके. आगे चले, आगे चलें बेटा. शुभम आगे चलें. Okay. Okay, Mayank. Let us see what is there. Now this is the enlarged view of the fillet weld, यानी कि lap joint. तो देखिए इस तरह से है अगर मैं बनाऊं तो. अब इसमें जो बेसिकली फिलेट वेल्ड में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, व्हाट इज द मेन थिंग विच यू शुड नो. मेन थिंग इज टी. व्हाट हैपेंड टू दिस नाउ? Main thing is T. What is T? T is the effective thickness of the throat. हम thickness की बजाय इसको कहते हैं throat thickness. ठीक है, throat thickness of the weld. TE लिखते हैं कहीं कहीं पर, TW लिखते हैं कहीं कहीं पर. तो मेन यही निकालना आना चाहिए, बाकी सब तो फॉर्मूला लगता है कोड में जो है. और होगा भी क्या वो, ऑब्वियसली इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड कैसे निकलेगा? फोर्स क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई विद स्ट्रेस. स्ट्रेस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है. तो व्हाट इज लेफ्ट? हाउ टू कैलकुलेट द एरिया? सो इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड इज थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई विद इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड. तो लेंथ तो आपको देख के निकल आती है, साथ में कुछ आईएस कोड के प्रोविजंस हैं जो कि मैं बताऊंगी. टीई रह गया, क्या रह गया? इफेक्टिव थिकनेस रह गया. तो चाहे वो बट वेल्ड हो चाहे वो लैप वेल्ड हो, दोनों के केस में हमें क्या पता करना है? टीई, राइट. तो अगर मैं फिलेट वेल्ड की बात करूं तो टी कैसे निकालते हैं? ये है आपका वेल्ड. डिपेंडिंग अपॉन द शेप, ये शेप दिख रही है आपको, इस शेप को क्या कहते हैं बेटा? ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, क्या है आप बताएंगे? अंकुश, श्रेयांश, अगर मैं इस वेल्ड को कॉनकेव या कॉन्वेक्स का नाम दूं तो क्या बोलूंगी? बताइए श्रेयांश, अंकुश. Yes, Josefa. Sujit, you are right. This is a convex shape, so we call it as convex weld also. तो fillet weld जो होता है जनरली वो convex होता है. कॉनकेव भी बनाया जाता है, बट कॉनकेव हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि कॉनकेव में जब कूलिंग होती है देन द वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू टेंशन. तो हम कॉनकेव तभी बनाते हैं जब एक सिंगल पास में वेल्ड बन जाए, मतलब एक बार में बन जाए. कॉन्वेक्स में जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, एक हमने इसमें ट्राइंगल इंस्क्राइब किया है. कॉनकेव में भी होगा सेम प्रोसीजर, ट्राइंगल इंस्क्राइब किया है. इस ट्राइंगल की जो साइड है, अब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि दोनों जो पार्ट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं वो बराबर थिकनेस के हैं,
They may be of different thickness also, but generally we prefer कि ये जो weld हो इसकी इस तरह से डायमेंशन हो कि एक isosceles triangle, isosceles right angle triangle, okay, isosceles right angle triangle is inscribed in the weld, and the side of that isosceles triangle is called as S. What is it called as? S. S is size of the weld. ओके, तो अगर मैं पूछूं कि ये फिलेट वेल्ड का साइज क्या है, तो आप क्या करेंगे, जो भी उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल आप इंस्क्राइब कर सकते हैं उसकी साइड, ओके, ऐसा आ गया. देन व्हाट इज थ्रोट थिकनेस? टी, टी ई और टी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस और थ्रोट थिकनेस, व्हाट इज दैट? दैट इज द, इसको कहते हैं, ये बी पॉइंट है, जो बी को हम कहते हैं रूट ऑफ द वेल्ड. ओके, रूट से लेकर हाइपोटेन्यूज तक जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ को हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस. यानी कि ये जो वेल्ड है इसकी इफेक्टिव थिकनेस कितनी है? टीई. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द perpendicular drawn from the root up to the hypotenuse of the isosceles triangle inscribed in the weld. समझ में आया? यानी कि अगर ये S है तो TE कितना होगा? अगर ये आइसोसलेस है तो बताइए, 45 आएगा, साइन 45 या कॉस 45 इंटू S, है ना? Am I right? What is T? T is equal to साइन और कॉस 45 S, और साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, और यू कैन राइट 0.7 S. इज इट क्लियर? हुसैफा, अंकुश, श्रेयांश, माला, बोलिए बेटा, बोलिए, फटाफट बोलिए. किसी की नहीं आई? अच्छा, शिवानी, शुभम. हाँ, एक बार फिर बता रही हूं, साइज ऑफ द वेल्ड हम कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ द वेल्ड तो हो गई उसकी साइड, है ना अंकुश? जो ट्राइंगल आप इंस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ बेटा बता रही हूँ, जो ट्राइंगल आप इंस्क्राइब कर रहे हैं उसकी एक साइड होगी ना, और ये साइड जनरली किसके बराबर होगी? ये थिनर पार्ट के बराबर होगी. ओके, तो ये एस तो है हमारे पास, और थ्रोट थिकनेस क्या है? थ्रोट थिकनेस ये है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो T इज इक्वल टू साइन और कॉस 45 इंटू S, और S बाई √2, और √2 की क्या वैल्यू होती है? 0.707 S. ओके, so that's how you can calculate the effective throat thickness of the fillet weld. तो TE निकल आएगा हमारे पास. अगर TE निकल आया हमारे पास, तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ वेल्ड तो तुम्हें पता है, लेंथ ऑफ वेल्ड तो यू कैन सी दिस वेरी वेल, है ना? ये लेंथ ऑफ वेल्ड ये रहा, जस्ट so you can see clearly the length of weld. ये जो लेंथ जिसके ऊपर आपने वेल्डिंग कर रखी है जिस पोर्शन पे, लेंथ है हमारे पास, थिकनेस है हमारे पास, और साथ में हम इसे स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, कितनी फोर्स ये वेल्ड ट्रांसफर कर सकता है. अच्छा, थ्रोट थिकनेस निकाल ली, समझ आई? साइज ऑफ वेल्ड समझ आया फिलेट वेल्ड का? इतना बताइए. शुभम, अंकुश, ओके, कृष्णा, ओके. अच्छा, फिलेट वेल्ड का तो साइज हमने बताया कि ऐसे करके निकालते हैं कि जो ट्राइंगल इंस्क्राइब होता है. अब ऊपर आते हैं, अगर बट वेल्ड है तो साइज कहाँ से निकालते हैं? साइज तो हमें इसमें भी चाहिए. तो बेटा बट वेल्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ओके, क्या हो गया भैया? तो ना ये प्रॉब्लम बहुत आती है, इसीलिए ना यहाँ पर हम कम पढ़ा पाते हैं,
क्लास में ज्यादा पढ़ा पाते हैं। क्लास में इसलिए ज्यादा पढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारे पास ये पेज पलटना, पेन उठाना, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड दो तरह के होते हैं, फुल पेनिट्रेशन या पार्शियल पेनिट्रेशन। ओके, तो जो फुल पेनिट्रेशन वेल्ड होता है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, फुल पेनिट्रेशन वेल्ड में हम साइज या थिकनेस, इसमें सीधा हम लेंगे थ्रोट थिकनेस, या थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड इज सेम। ये क्या होगा? थिनर पार्ट की थिकनेस, थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, जो भी थिनर पार्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी थिकनेस, ठीक है। और पार्शियल पेनिट्रेशन में, पार्शियल पेनिट्रेशन कहां पर होता है? कई बार हम ना वी वेल्ड दे रहे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो प्लेट ज्वाइन करना है ना, इस तरह से वी वेल्ड दूंगी। ये जो जगह है यहाँ पर मैंने वेल्ड किया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन। कई बार क्या है, वी हम बनाते हैं और नीचे क्या हो जाता है, ये नैरो होने की वजह से पूरा जा नहीं पाता वेल्ड। तो whenever you are not sure, unsure about the penetration of the weld, I will treat that as partial penetration। और IS कोड के हिसाब से पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड जब भी बनाएंगे आप, सो उस केस में जो थिकनेस लेंगे दैट विल बी 5/8 टाइम्स the thickness of the thinner part। okay, so that will be 5/8 times the thickness of the thinner part। ठीक है बेटा, इज इट ओके? समझ आया अंकुश? ओके, तो बट वेल्ड की थिकनेस कैसे लेनी है और इसकी फिलेट वेल्ड की थिकनेस कैसे लेनी है, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, ओके, ये वही सब एक्सप्लेन किया है जो मैंने अभी बोला था फिलेट वेल्ड के लिए। स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, डिपेंडिंग अपॉन शेप, कॉन्वेकेव, कॉन्वेक्स, मीटर। अब ये मीटर एक नई चीज आ गई। मीटर क्या होता है? मीटर बेटा ये होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पाइप्स ज्वाइन कर रहे हैं, या जैसे फोटो फ्रेम देखे आपने, फोटो फ्रेम जो बनाया जाता है उसमें क्या करते हैं, एक जो ऊपर से आ रहा होता है उसको हम यहाँ 45 डिग्री पे काटते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको भी आप 45 डिग्री पे काटते हो, है ना। तो ये जो फोटो फ्रेम वाला जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मीटर जॉइंट। ओके, तो दो पार्ट्स, इस तरह का जॉइंट कहाँ होगा? जब हमें 90 डिग्री का बिल्ट अप बैंड चाहिए। तो 90 डिग्री का बैंड जब चाहिए तो एक मेंबर आया, उसको आपने 45 डिग्री पे काट दिया। जैसे सपोज पाइप आ रहे हैं, तो पाइप को आपने, एक पाइप को 45 काटा, दूसरे पाइप को 45 काटा, और उन दोनों को अलाइन इस तरह से किया, ऐसे। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज ए मीटर जॉइंट। मीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी शुड नो ओनली द वर्ड व्हाट इज मीटर जॉइंट। ओके, तो जनरली जो हम करते हैं वो कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड करते हैं, बट नाम पता होना चाहिए। ओके, थ्रोट थिकनेस वही है जो अभी किया था हमने, S × 0.707। थ्रोट एरिया, लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस, यानी कि L × 0.707 L। वही पुरानी चीज है जो पिछले पेज पे समझाई थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स विच द फिलेट जॉइंट कैन टेक इज इक्वल टू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रोट एरिया, यानी कि दिस इनटू 0.707 इनटू L इनटू S। ओके अंकित, और ये इसने डबल फिलेट वेल्ड के लिए क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। डबल फिलेट वेल्ड बताया था ना, जो ऊपर और नीचे दोनों था, ये रहा। ये सिंगल फिलेट वेल्ड है, ये डबल फिलेट वेल्ड है, तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगी, राइट, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके अंकित, इज इट ओके? आदित्य ठीक है, समझ आया? माला, गुड माला, थैंक यू। कृष्णा, आदित्य, ओके, लेट अस गो अहेड।
butt weld, whatever I explained you earlier, it is written in the now slide. Size of butt weld is specified by the effective throat thickness, complete penetration, that is W, WV, etc. Thickness of thinner part joint. Incomplete is 5/8 thickness of thinner material, as I told you earlier. Effective length is length of full size belt. Minimum length 4 times ये स्पेसिफिकेशन है जो ये IS 800 में पेज नंबर 78 and 79 पर है, clause 10.5. So whatever I am writing here in terms of specification, that is all available there. Okay, याद रखिएगा, clause 10.5 पेज नंबर 78 79. So then let us go ahead. Now specification for fillet welding. So let us try to understand these specifications. सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन, सबसे पहली जो स्पेसिफिकेशन है वो है मिनिमम वेल्ड साइज. ओके, मिनिमम वेल्ड साइज क्यों जरूरी है? मिनिमम वेल्ड साइज, ये मिनिमम वेल्ड साइज दिया हुआ है IS 800 में. अगर आप सबके पास IS कोड है तो फटाफट से देखिए मिनिमम वेल्ड साइज फिलेट वेल्ड में पेज नंबर बताओ बेटा फटाफट से. सब लोग खोल के रखा करो मेरे साथ वेल्ड, ऐसे ना मैं पढ़ा नहीं पाती. Have you opened and tell me the page number where the table of minimum size of first run of a single run fillet weld लिखा है? बताइए, मैंने तो निकाल लिया. यस अंश, पेज नंबर 78. टेबल नंबर भी बताओ. आदित्य, श्रेयांश, माला, देवोस्मिता, टेबल नंबर बताइए. टेबल नंबर वेल्ड में टेबल. यस शिवम, करेक्ट, टेबल 21. वेरी मच राइट. टेबल 21 हमें मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड बताता है, जो कि डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट पे. यस माला, यू कैन सी दैट इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट टू बी जॉइंट. तो अप टू 10 mm द मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड इज 3, 10 to 25, 20 to 32 6 and 32 to 50 8 फर्स्ट रन. क्योंकि 6 mm से ज्यादा हम एक रन में वेल्ड नहीं बना सकते. एक रन का मतलब आप समझते हैं ना, एक बार में जो वेल्ड बनता है. तो हम 6 mm से ज्यादा अगर हमें बनाना है, मतलब 8 पहले बनाएंगे फिर 10 बनाएंगे, तो जनरली 6 mm तक के हम फर्स्ट रन में बनाते हैं. ठीक है, उसके आगे नहीं बनाते. 2 रन में वेल्ड बनाने में बेटा दिक्कत ये आती है कि जो आपने पहला वेल्ड ले किया वो ठंडा हो जाएगा इतनी देर में, तो दूसरे के साथ बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती. तो हमें पहले उसको चिप करना पड़ता है, रफ करना पड़ता है, फिर दूसरी लेयर आप डाल सकते हैं. ओके, बट एवरीबडी कैन सी दिस मिनिमम साइज वेल्ड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. तो जब भी आप वेल्डिंग डिजाइन करोगे तो सबसे पहले इस टेबल पे जाओगे, है ना, कि भाई थिकनेस थिनर पार्ट की है तो मिनिमम वेल्ड कितना है. मिनिमम की स्पेसिफिकेशन तुम्हें मिल गई अब, है ना. और इस टेबल से बहुत क्लियर है कि 3 mm से कम का वेल्ड हम नहीं देते हैं, और मैक्सिमम कितना होगा 0.7 S. 0.7 S, ये T नहीं होगा, ये S. T चलो T भी चलने दो. T इज द साइज ऑफ द थिनर प्लेट, जो कि S मैंने वहां पर लिखा था ना. कहां पर है वो फोटो, ये है ना. दिस इज S और T. T is thickness of the thinner plate, right? You can call it S size of the welt और T thickness of the thinner plate. मैंने T जो लिया था throat thickness लिया था, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, ठीक है. तो 0.7 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल उसमें इंस्क्राइब कर रहे हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी ये क्लॉज? और मिनिमम वेल्ड साइज हम क्यों 3 mm से कम नहीं देना चाहते? इट इज टू एंश्योर फ्यूजन एंड मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन. फ्यूजन अच्छी तरह से हो, अच्छे से वो पेनिट्रेट करे, अच्छे से फ्यूजन हो. दैट्स व्हाई 3 mm से कम का वेल्ड नहीं डालते हैं. And it depends upon the thickness of the thinner part. Is it clear to everybody? ठीक है.
और इस चीज की कोशिश करना कि जो वेल्ड साइज आप दें इट शुड बी क्लोजर टू द मिनिमम स्पेसिफाइड बाय द IS कोड, ठीक है। सो यूजुअली द वेल्ड साइज क्लोजर टू द मिनिमम साइज इज सेलेक्टेड, क्योंकि लार्ज साइज वेल्ड जो हैं वी डोंट प्रिफर देम, और स्पेशली जहां पर 1 रन से ज्यादा चलना पड़े, यानी कि 6 mm 7 mm से ज्यादा का अगर वेल्ड हो तो वी डोंट प्रिफर दैट, क्योंकि उसमें फिर हमें 2 बार में करना पड़ता है, ठीक है शुभम। ओके, उससे एक तो चिपिंग क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग, सो वी अवॉइड दैट थिंग एंड वी स्टिक क्लोज टू द मिनिमम साइज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IS code. Okay, now let us see effective length. Effective length of weld for specified size and thickness should not be less than 4S, as 4S or 4T, यानी कि 4 times the thickness of the thinner part से कम नहीं होनी चाहिए वेल्ड की लेंथ, ठीक है। और जो इफेक्टिव लेंथ है ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी इस वाले में, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखना पसंद करेंगे, इट शुड बी टोटल लेंथ प्रोवाइडेड, दिस टोटल लेंथ प्रोवाइडेड जो होनी चाहिए, ओके, दैट शुड बी इफेक्टिव लेंथ प्लस 2S। व्हाट इज 2S? 2S को हम कहते हैं एंड रिटर्न, क्या कहते हैं हम इसको? एंड रिटर्न, ओके। तो अगर आप मैं इस तरह से तुम्हें दिखाऊं, अगर नहीं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अगर आप वेल्ड कर रहे हैं, इसको बनाने में बड़ी दिक्कत आती है भाई। तो मान लीजिए आपने जो ये वेल्डिंग रिक्वायर्ड है वो इतनी वेल्डिंग रिक्वायर्ड है ना, तो ये तो आ गई आपकी इफेक्टिव लेंथ। तो मैं इफेक्टिव लेंथ से ज्यादा लेंथ दूंगी ओवरऑल जो प्रोवाइड करूंगी, और कितनी ज्यादा होंगी? 2S। 2S को एंड रिटर्न कहते हैं। ये क्यों हमें ज्यादा डालनी है? क्योंकि अगर तुमने ध्यान से देखा होगा जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, एक तो शुरू में और एक आखिर में, राइट। व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग ए वेल्ड, क्या होता है जब भी आप शुरू करते हैं और जब आप खत्म करते हैं वेल्ड को, तो वहां पर वेल्ड थोड़ा टेपर हो जाता है। आप उसको हटाते हैं ना इलेक्ट्रोड को, तो थोड़ा सा कम मटेरियल आता है। तो अगर आप उतनी ही लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ आपकी कम हो जाएगी, जो आपने एक्चुअल में प्रोवाइड की है वो कम हो जाएगी, because there is always a slight tapering off where the weld starts and weld ends. तो अगर आप उतनी लेंथ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ प्रोवाइडेड है दैट विल बी, जो आपने डिजाइन के हिसाब से निकाली है उससे कम हो जाएगी। सो वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड दिस 2S। और ये जो मिनिमम वेल्ड लेंथ का प्रोविजन है ना 4S, ये भी इसी की वजह से है, ये भी इसी की वजह से है, राइट, कि हमें इतना तो लेंथ प्रोवाइड करना ही है। 4S चाहे रिक्वायर्ड हो चाहे ना हो, अगर हमने लोड नहीं ले रहा है आपका वेल्ड तो हमें 4S लेंथ तो देनी है। और जहां पर डिजाइन किया है आपने, तो जो डिजाइन करके जो लेंथ आई है, in addition to that you have to provide 2S also. Okay, is it clear? Shubham, मोस्टली जो डिजाइनर्स होते हैं वो ये 2S को निग्लेक्ट कर देते हैं, ये निग्लेक्ट मत करना, ओके। भूल जाते हैं हम जनरली ड्राइंग में दिखाना, मगर ये बहुत जरूरी है। जो भी आपकी लेंथ आती है आप उसमें 2S और जोड़ दीजिए, ओके। तो ये तो फिलेट वेल्ड की है। अगर बट वेल्ड की भी मुझे लेंथ निकालनी है तो द लेंथ ऑफ द बट वेल्ड जो है वो भी स्पेसिफिकेशन ये IS कोड में लिखा हुआ है सब। इट शुड बी टेकन एज द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस फुल साइज वेल्ड
but it should not be less than again 4s. 4s से हमेशा ज्यादा होगी. ओके माला? ओके. और लैप जॉइंट जो है इट शुड बी 4 times द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट. यानी कि ये जो लैप प्रोवाइडेड है इट शुड बी एटलीस्ट 4t से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए जो लैप आप देते हैं. विच एवर इज मोर, 40 और 40 mm, विच एवर इज मोर. डिजाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड. इन बट वेल्ड एज जैसे कि बताया था कि बट वेल्ड तो 100% एफिशिएंसी इसलिए होता है क्योंकि हम उसको मानते हैं कि इसमें कोई जॉइंट ही नहीं है अगर वो सही से दिया हुआ है. ओके. तो बट वेल्ड इज ट्रीटेड एज पेरेंट मेटल विद ए थिकनेस इक्वल टू द थ्रोट थिकनेस. ओके. एंड स्ट्रेसेस शैल नॉट एक्सीड दैट ऑफ पेरेंट मेटल. यानी कि जो Fu और Fy आप लेते हैं वेल्ड का होगा तो W लिख देंगे इसके साथ में, वो वही होगा जो प्लेट का होगा. ठीक है. जो स्ट्रेसेस आप लेंगे जो मटेरियल टू बी कनेक्टेड है उसी की स्ट्रेसेस लेंगे क्योंकि जनरली जो बट वेल्डिंग की जाती है, बट वेल्डिंग में जो आप फ्यूज करते हैं मटेरियल एडिशनल, वो जनरली उसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट के मटेरियल से स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके. तो हम ये ट्रीट करते हैं कि इट इज ट्रीटेड एज अ पेरेंट मेटल. करेक्ट. ठीक है. बस 3 मिनट है गुरमंदी. फिलेट वेल्ड 1 मिनट. हाँ 1 मिनट रुकना. हाँ कह रहे हैं. ये सब रिकॉर्ड हो रहा है. गुरमनी मैडम पूछ रही है तुम ऑफलाइन आओगे भी, हम ये एक्सरसाइज करें सारी बेकार जाए पता चले. हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम कह रहे हैं भाई सब आना चाहते हैं. तभी तो मैंने ऑनलाइन क्लास ही नहीं ली. अच्छा अब मैं क्लास खत्म करती हूँ यहाँ पर. अब थोड़ी बात कर लेते हैं, 1 ही मिनट रहता है. मैं भी कर लेती हूँ. यस मैम क्यों नहीं. हाँ तुम भी, आप भी करो मैडम लोग. बच्चे भी सोचेंगे ये मैडम मतलब ऑफिस में है कॉलेज में कहाँ. चलो 1 मिनट है, तुम भी बोल सकते हो. अनम्यूट करके बोलो फटाफट. हाँ बोलो भाई. हेलो मैम. हाँ जी मैम मुझे एक्चुअली कुछ अलग सा पूछना था मैम. ये साइनॉप्सिस में हम क्या कर सकते हैं? किसका साइनॉप्सिस लिखना है? मैम वो हमें प्रोजेक्ट वर्क में नवीन सर ने एक टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए बोला था तो हमने साइनॉप्सिस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट. हाँ तो ये आके ना यहाँ पर आके पूछो ना सर से कि सर क्या लिखना है. एब्स्ट्रैक्ट लिखना है साइनॉप्सिस में. आप करना क्या चाहते हो? ठीक है. हाँ देखो आदित्य कह रहा है जल्दी से कॉलेज ओपन कीजिए मैम. देखो कुरमंदी मैम राइट. तो कॉलेज ओपन करने के लिए जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. आप लोग पढ़ते रहो जो आज पढ़ा है. पेज नंबर 78 79 ऑफ IS कोड एवरीबॉडी विल गो थ्रू. राइट. लास्ट 6 months बने हैं. हुजैफा इज सेइंग ऑनलाइन क्लास अच्छी है. हुजैफा सब मारेंगे बेटा मिलके तेरे को अगर ऑनलाइन अच्छी लगती है तो. हाँ अभिषेक इज सेइंग सेकंड सेम से चल रहा है ऑनलाइन. नो मैम नो ऑनलाइन. देखो हुजैफा कह रही है कि अच्छी है. उसको बताओ, उसको समझाओ कि अच्छी नहीं है, उसको कन्विंस करो तब. ओके ओके देवस्मिता. So in the last class we were discussing specifications of welding as per IS 800, right? Clause number 10.5. Okay, all of you can open your IS 800. मैं भी खोल रही हूँ अपने मोबाइल पर, आप लोग भी खोल लीजिए. पेज नंबर 78 79. Okay. So now specifications for butt welding, I think we did on that day. Size of butt weld is specified by the effective throat thickness, right? In the case of complete penetration butt welds,
the throat thickness is equal to thickness of thinner part joint, right? In the case of incomplete penetration of butt weld, throat thickness is equal to 5/8 times the thickness of thinner material. Effective length is whatever length of full size weld. Weld की जितनी length है उतना, that all counts to effective length. And minimum length which is to be provided should be 4 times the size of the weld. इतना तो देना ही देना है, चाहे calculation से आपका कम आए. Okay? Intermittent weld are not in your syllabus. तो बट वेल्ड की यही स्पेसिफिकेशन है. और बट वेल्ड की एक और वो है कि आप अगर क्लॉज देखें IS 800 का, जहां पर ये स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा है नीचे, चलो ये बाद में बता देंगे. whatever is written here ना, that you can find in the code also on page number 78. ठीक है? Okay, let me go to next page now. Specification for fillet welding. Fillet welding यानी कि lap welding. Okay. Size of a normal fillet weld is minimum weld leg size. Leg size क्या है? ये last time मैंने तुम्हें बताया था. What was leg size? कि जो हम equilateral isosceles triangle weld के अंदर inscribe कर सकते हैं, ऐसे करके बनाया था ना, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल जो वेल्ड के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज साइज ऑफ द वेल्ड. ओके. और जो रूट से लेकर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, दिस इज थ्रोट थिकनेस. ओके, या थिकनेस ऑफ द वेल्ड. ये दो चीजें बताई थी मैंने लास्ट टाइम फिलेट वेल्ड में, तो ये आपने याद करना है. ओके. तो दिस इज मिनिमम वेल्ड लेग साइज इज S. ओके. एंड TW जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाटा हम कितना लेते हैं? 0.707 या 0.7 S. S अपॉन √2 हुआ तो 0.7 S हो गया. ओके. अब जो रिस्ट्रिक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम वेल्ड की, वो मिनिमम वेल्ड साइज हमें बताया हुआ है एज पर थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट. इट इज गिवन इन टेबल 21. राइट, ये वैल्यूज वहीं से ली हुई हैं. तो ऑल ऑफ यू कैन सी टेबल 21 ऑन पेज 78 दैट बिलो 10 इट इज 3, then 5, then 6, then 8. ओके. ठीक है बेटा, ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था. मैं तुम्हें मैक्सिमम साइज भी बता दूंगी. अभी मैक्सिमम साइज भी कोड में आगे लिखा हुआ है. फिगर 18 है, देखिए अपने IS 800 में. सॉरी, फिगर 17. फिगर 17 है IS 800 में, वो मैंने यहाँ नहीं बनाया है. उसमें लिखा हुआ है कि जब जो प्लेट आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना इस फेस पर, तो ये जो आप मैक्सिमम दे सकते हैं वो कितना होगा? मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड होगा ये जो प्लेट की जो भी थिकनेस है, से T थिकनेस है, तो T माइनस 1.5 millimeter. So this will give you maximum size of the weld. Okay, minimum यहां से आएगा और मैक्सिमम ये होगा. इन द केस ऑफ प्लेट स्क्वायर जो एंड है तो ऐसा होगा. इन द केस ऑफ राउंडेड टोज, राउंडेड टो किस में आता है? एंगल में आता है ना, एंगल में राउंडेड टो आता है. तो ये वाला जो टो राउंडेड है, अगर आप फिगर 17 देखें, 17A ये था और 17B ये है. IS 800 का पेज नंबर 80. राइट. तो राउंडेड टो पे वो कह रहा है कि टो की जितनी भी थिकनेस है माइनस
1/4t. That is the maximum size of the weld for a angle. जिन्होंने IS खोला है, कैन दे सी इट? फिगर 17 दिख रहा है? किसी ने खोला है या नहीं? सिर्फ मैंने ही खोला है। आप बोलिए भाई, यस, कृष्णा ने देखा है। कृष्णा, कैन यू सी फिगर 17? है ना? ओके, श्रेयांश, मयंक, ओके. So all of you can make a note of it in your IS code that this figure will give you maximum size of the fillet weld or minimum table 21 से. This is table 21. Okay, आगे चले. Effective throw thickness not less than 3 mm. 3 mm से कम नहीं ले सकते ना, देखिए 3 mm से हम कम नहीं ले सकते. एंड नॉट मोर देन 0.7 S कर देते हैं इसको. ओके, ठीक है. इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर स्पेसिफाइड साइज एंड थिकनेस एंड नॉट लेस देन 4S. ये हमने पहले भी उसमें बट वेल्ड में भी सेम प्रोसीजर है कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो 4S से कम नहीं हो सकती वेल्ड की. ओके, सो टोटल लेंथ क्या होगी? इफेक्टिव लेंथ प्लस 2S. ये टोटल लेंथ क्या है? विच इज प्रोवाइडेड. मैंने पहले बताया था कि 2S हम क्यों एडिशनल लेते हैं. दिस 2S इज कॉल्ड एज एंड रिटर्न. क्या कहते हैं इसको? एंड रिटर्न. IS 800 में जरा देखिए, जरा सरसरी तौर पर कि कहाँ लिखा हुआ है. क्लॉज नंबर बताओ मुझे जिसने खोल रखा है. एंड रिटर्न के बारे में क्लॉज है. कौन सा क्लॉज है? क्लॉज नंबर देख के बताइए. शुभम. अच्छा, ये 2 जगह लिखा हुआ है, देखिए. पहले पढ़िए 10.5.4.1. 10.5.4.1 में क्या कह रहा है? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड shall be taken as only that length which is of the specified size and required throat thickness. ओके, हाँ बेटा, 1 में एंड रिटर्न्स कह रहा है. कृष्णा, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, है ना? यहाँ पर ये बता रहा है ना एंड रिटर्न्स क्या होता है. तो देखिए इसने क्या लिखा है 4.1 में. इन प्रैक्टिस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वेल्ड is made of the effective length shown in drawing plus 2 times the weld size. तो हमने ये 2S जो लिखा है that is 2 times the weld size. ओके, तो 2S एंड रिटर्न क्यों देते हैं ये मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें कि जब हम वेल्डिंग शुरू करते हैं या खत्म करते हैं तो जो आप फिल कर रहे होते हैं ना मेटल, वो टेपर्ड आता है. शुरू में बहुत पतला, फिर थोड़ा यूनिफॉर्म साइज हो जाता है. राइट, ऐसे ही जब आप खत्म करते हैं तब भी थोड़ी सी टेपरिंग आएगी. तो वो टेपरिंग को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2S एक्स्ट्रा लेंथ डालेंगे. ओके शुभम, ओके मयंक, एंड रिटर्न समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ हम डालते हैं उसके लिए जिससे कि हमारी जो इफेक्टिव लेंथ अवेलेबल हो वो एडिक्वेट हो. राइट, लैप जॉइंट मिनिमम लैप शुड बी 4 times द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट. ये भी बताया था उसी दिन. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. डिजाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड. ओके, अपना IS कोड फिर खोल के रखिएगा. अगर तुम क्लास में होते तो मैं तुम्हें बैठने ही नहीं देती बिना IS कोड के. क्लॉज बताइए, क्लॉज कौन सा है? शुभम, क्लॉज बताओ. डिजाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड IS 800 देख के बताइए. पेज नंबर 79 पर डिजाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड क्लॉज नंबर क्या है? ऋषभ, राइट ऋषभ,
10 very good 5.7 करेक्ट, वेरी गुड श्रेयांश। तो ऑल ऑफ यू कैन रीड, ये जो मैंने लिखा है यहीं से लिखा हुआ है। अगर हम बट वेल्ड की पहले बात करें तो 0.2 वाला है butt weld. It shall be treated as parent metal with a thickness equal to the throat thickness and the stresses shall not exceed that of parent metal. ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10.5.7.1.2 में। Yes पुनीत, just read that. Okay, ये लिखा हुआ है ना, सब लोग पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि जो स्ट्रेसेस हैं वो पेरेंट मेटल से एक्सीड नहीं करेंगी। ये मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दैट इज ऑफ हायर स्ट्रेंथ देन द पेरेंट मेटल। तो वैसे तो जो वेल्ड हुआ वो फ्यूजन होके होता है, यानी पेरेंट मेटल और इलेक्ट्रोड का जो फिलर मटेरियल है वो मिक्स होके जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ जो होगी पेरेंट मेटल से ज्यादा होगी। बट फॉर डिजाइन पर्पसेस वी कंसीडर दैट द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इज equal to that of parent metal. Okay, is it okay? Yes ma'am, पढ़ा आपने, लिखा है ना इसमें आदित्य, कृष्णा? हाँ चलो। So the effective area of a butt weld, ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया कैसे लेते हैं, full penetration, and this is the formula, okay, for butt weld. LW, what is LW? Effective length of the weld. T, throat thickness. Fy, strength of the parent metal. Okay, upon partial factor of safety for welding. Okay, तुमने बोल्ट्स किए हैं ना, बोल्ट्स आपने, तो IS 800 में मुझे बताओ टेबल नंबर जहां पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लिस्टेड हैं। आपने देखी होगी ना टेबल IS 800 में, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहाँ लिस्टेड हैं, टेबल नंबर बताइए मुझे। एनीबॉडी? भाई कहाँ चले जाते हो, तुमने अभी अभी बोल्टिंग खत्म किया है, अभी अभी किया है ना बोल्टिंग। आदित्य, कृष्णा, come on, speak. Table number for partial safety factors in the IS code. What is the table number, Shubham? Table 25 पार्थ। बेटा 25 कैसे हो सकता है पार्थ, कौन सी टेबल? बेटा पार्थ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स की टेबल की बात कर रहे हैं हम। जैसे IS 800 में भी, IS 456 में भी थी ना, सेफ्टी फैक्टर्स यूज करते थे, डेड लोड के लिए अलग, लाइव लोड के लिए अलग। Nobody is coming out. What happened, Aditya? कृष्णा, श्रेयांश, देवोस्मिता, हुजैफा, अंकुश, किसी को नहीं पता? ओके, गो टू पेज 30, IS 800 का पेज 30 पर जाइए। यस ऋषभ, यू आर राइट, इट इज टेबल 5। यस कृष्णा, बहुत देर लग गई तुम्हें। टेबल 5 में जाइए, देखिए वेल्डिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है। वेल्डिंग के लिए क्यों भाई इंडेक्स में क्यों देखना पड़ा, आपने यूज नहीं की, आपने बोल्ट्स में यूज नहीं किया, आपने बियरिंग और उसके लिए यूज किया होगा ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अगर नहीं देखा तो ये गलत बात है। ओके, एनीवे, अब टेबल 5 पे चले जाइए, पेज नंबर 30 पर। लास्ट रो है वेल्ड्स की, मिल गई सबको? मिल गया देवोस्मिता? ओके सुजीत, मिल गया। तो अब देखो, जो शॉप में वेल्डिंग होगी उसके लिए सेफ्टी फैक्टर क्या है? 1.8
0.25, राइट। हाँ, और जो फील्ड में होगी उसके लिए कितना है? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल खराब होता है ना? यस यस श्रेयांश, दिस इज शॉप। इन शॉप वेल्डिंग ये जो फैक्टर है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये 1.25 है, एंड फॉर फील्ड वेल्डिंग द फैक्टर इज 1.5. एवरीबॉडी हैज सीन दैट? यस मैम, कहाँ है भाई? ओके, नाउ कम बैक टू योर chapter 10 on connections. Okay पार्थ, गुड। कनेक्शंस पे दोबारा आ जाइए वापस, ठीक है? तो अगर बट वेल्ड की हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें स्टेप क्या होगा? हमें L चाहिए, T चाहिए, Fy ऑलरेडी गिवन है। आपको प्लेट का सिंबल पता है? जैसे अगर ये लिखा हो कि E41 क्या E410 प्लेट है, ये मालूम है? शुभम, पता है इसका क्या मतलब होता है? जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस अवेलेबल हैं जनरली यही होता है। E410 का मतलब पता है आप लोगों को? अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो। नहीं 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 कृष्णा, ये मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है, डेप्थ नहीं। हाँ एग्जैक्टली शुभम, FU410 करेक्ट। यील्ड स्ट्रेंथ नहीं अभिषेक, 410 की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 410 हम Fe लिखते हैं ना, पहले Fe लिखते थे ना, यहां पर हम E लिखते हैं, E410। कई जगह Fe भी लिख देते हैं। 240 नहीं 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और Fu है उसका 410। ओके ठीक है। तुम शुभम बोल्ट से कंफ्यूज कर रहे हो, बोल्ट में लिखते थे ना 4.6, तो 400 अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी और 240 यील्ड स्ट्रेंथ थी। ये पेरेंट मटेरियल है, यानी कि जिसके आपके सेक्शंस बने होते हैं, जैसे प्लेट है, एंगल है, जो जनरली माइल्ड स्टील के सेक्शन मिलते हैं ना बाजार में, चैनल है, FU एंड FUP। व्हाट इज FUP बेटा? FUP मैंने कहा लिखा है? अल्टीमेट प्लेट स्ट्रेंथ होगा। FU means ultimate strength. That can be a plate section, that can be an angle section, that can be a channel section. सब E410 के अवेलेबल हैं, ठीक है? अगर डिफरेंट होगा तो वो मेंशन करेगा। ओके चलो, तो Fy हमारे पास है 250, फैक्टर्स हैं हमारे पास, L आपके पास गिवन है जितनी लेंथ पे वेल्डिंग कर रखी है, T डिपेंड करता है कि आपका फुल पेनिट्रेशन वेल्ड है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन वेल्ड है। तो सब कुछ नोन है, आप वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया बट वेल्ड। अब अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अगले पेज पर है फिलेट वेल्ड। ओके, इज इट ओके? ओके, fillet weld designed strength is based on throat thickness as per IS 800। तो throat thickness तुम्हें बताया था अभी 0.7 S, और S कैसे निकालते हैं ये भी पता है। throat area is equal to effective length of weld times the effective throat thickness। design strength of a fillet weld is, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर, कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, 10.5.7.1.1, पेज नंबर 79। FWD, design strength of a fillet weld, is equal to FWN upon partial safety factor. Now what is FWN? FWN is equal to FU upon √3, where FU is the
smaller of the ultimate strength of the weld or of the parent metal. ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तुम ले सकते हो टेबल 5 से। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो गई फिलेट वेल्ड की, LW इंटू T इंटू FU अपॉन √3। ओके, गामा साथ में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं। तुम देखो पहले वाले फार्मूले में √3 नहीं था। अब जिन्होंने बोल्ट डिजाइन किए हैं, तुम्हें याद है शेयर के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते थे बोल्ट में, शेयर फेलियर, उसमें अपॉन √3 लगता था। याद है किसी को? भैया बोल्ट डिजाइन किए हैं आपने? हाँ, आ गया याद, √3 था ना बेटा। तो जो ये फिलेट वेल्ड है ये जनरली शेयर में फेल करता है। ओके, और जो बट वेल्ड है, बट वेल्ड तो तुम्हें पता है ऐसे करके यहाँ पर वेल्डिंग होगी और ये, तो ये डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, यहाँ पे वेल्डिंग है ना। तो डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन के लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं, और ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें √3 आ रहा है, ये शेयर के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, तो जिसमें जो प्रिवेल करता है, बट वेल्ड कभी भी शेयर में नहीं फेल करता, राइट, इसलिए हम वहां पर निकालते ही नहीं है। ओके, वहां पर हम शेयर के लिए निकालते ही नहीं है स्ट्रेंथ। और फिलेट वेल्ड क्योंकि शेयर में फेल करता है ज्यादातर, तुम देखो अगर ओवरलैप होगा, तुमने वहां भी देखा था ना बोल्ट पे शेयर आती है, जो ये यहाँ पर वेल्ड है और ये ऐसे है, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, तो वेल्ड जो है शेयर में फेल होने के चांस होते हैं, तो हम यहाँ पर वही स्ट्रेंथ निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं, सब चीजें नोन है, अब आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। ओके, ये वही है 1.5 mm जो मैंने अभी फिगर 17 तुम्हें दिखाई थी ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Fillet weld is applied to the square edge of a part, then size of weld should be at least 1.5 mm less than the thickness. और अगर rounded toe of angle section है तो ये है फिगर 17 जो अभी बताई थी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, अच्छा, अब ये भाभी कट्टी की बुक है सबके पास? नहीं है तो PDF मैंने डाल रखा है। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 4.1, 4.2, 4.3 इसके आगे वाले सिलेबस में नहीं है। ओके, ये देखने हैं, और असाइनमेंट में क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इज इट क्लियर? वेल्डिंग में इतना ही है, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप फटाफट से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये वाला सबको दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग में से कोई, हाँ चलो कुछ तो आवाज निकली, बोलने को तैयार नहीं होते हो। ओके, सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, बट वेल्ड का है, बट शॉप वेल्ड है। ओके, प्लेट्स दो ज्वाइन कर रहे हैं। कौन कौन सी प्लेट है? एक 18 mm की है, एक 16 mm की है, दोनों की वेट बराबर है 200। ओके, अभिषेक, अंकुश, सब लोग ध्यान देना, हमें स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है। एक सिंगल वी इस्तेमाल हो रहा है, एक डबल वी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये अगर प्लेट है आपकी, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, नहीं ये नहीं ठीक बना। अगर सिंगल वी बनाना है हमें तो हम कैसे बनाएंगे प्लेट में? ओके, ये दूसरी वाली प्लेट है और एक ये प्लेट है। ओके,
और यहाँ पर वेल्ड मटेरियल आ जाएगा आपका। सिंगल वी के केस में जैसे कि क्लियर है, नीचे जैसे जैसे जाते हैं ना बहुत नैरो हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है, तो चांसेस ये रहते हैं कि जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये खाली रह जाता है। ओके अंकुश, तो ये वाला अगर खाली रह जाएगा अंकुश, तो हम सिंगल वी को क्या ट्रीट करेंगे? फुल पेनिट्रेशन करेंगे या पार्शियल? अंकुश, अभिषेक, सुजीत, यस यस शुभम, पार्शियल पेनिट्रेशन हम मानेंगे। ओके, तो हम पार्शियल पेनिट्रेशन के लिए तुम्हें बताया था इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगी? 5/8 टाइम्स। तो हमने क्या किया? पार्शियल पेनिट्रेशन लिया। कौन से केस में? सिंगल वी, सिंगल वी। ओके, 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। अब थिनर तो यहाँ है नहीं, दोनों बराबर है, तो 5/8 टाइम्स 16, 8 2 जा 16, यानी टी की वैल्यू कितनी आई? 10 mm। ओके, इज इट ओके? 10 mm। ओके, लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी दे सकते हैं आप मैक्सिमम? बताइए, लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी देंगे? एक प्लेट ये है, ओके, और इसके नीचे दूसरी वाली, सॉरी, इसके साथ में दूसरी वाली प्लेट है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये 18/200 की है, ये 16/200 की है, तो आप वेल्ड इस लेंथ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये लेंथ कितना है? 200। ओके, तो फुल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड अगर मुझे निकालना है तो मैं 200 mm ले सकती हूँ, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितनी आई इस केस में? LW इंटू T इंटू LW कितना है? 200 इंटू थिकनेस ऑफ द वेल्ड, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इंटू यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 410 वाली प्लेट है तो 250। ओके, अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, शॉप वेल्ड है, कितना फैक्टर होगा? अभी हमारी बात हुई थी 1.25, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, 8 मिनट रहते हैं, 7। बता दो भाई, हाथ में मोबाइल हर समय रहते हैं बट नहीं बताएंगे। अरे कोई तो बोलो। चलो 378 किलो न्यूटन। ओके भाई, अपने आप में जो क्वेश्चन करना है वो एक बार दिखा दीजिए। तुम्हें लिखा तो है उसमें, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो 1 2 3 4 5 6, देखो उसमें था 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ डबल वी फुल पेनिट्रेशन के केस में इसमें और इसमें क्या अंतर आएगा कि ये जो टी आपने 5/8 लिया था वो कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट, कृष्णा, आदित्य, टी की वैल्यू कितनी लेंगे फुल पेनिट्रेशन में? आदित्य, कृष्णा, अंकुश, श्रेयांश। डबल वी वेल्ड के केस में, राइट, टी की वैल्यू क्या आएगी? एज्यूमिंग दैट टू बी ऑफ फुल पेनिट्रेशन डेप्थ 16 mm। करेक्ट शुभम, 16 mm। तो आप जो स्ट्रेंथ निकालेंगे दैट विल बी 200 इंटू 16 इंटू 250 अपॉन 1.25। ओके, अच्छा, अब मैं अगर इसको उल्टा करती हूँ, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। सपोज ये जो वेल्ड है, ये जो फोर्स कैरी कर रहा है वो 400 किलो न्यूटन की है। 400 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस, राइट।
ये 400 किलो न्यूटन का फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि क्या ये ट्रांसफर कर पाएगा जो 378 आया था आपके पास? नॉट पॉसिबल ना, सिंगल वी में नहीं कर पाएगा। अंकुश, ये 378 आया ना, विच वाज लेस देन 400, तो यहां तो जॉइंट फेल कर जाएगा, आपका जॉइंट फेल कर जाएगा, इजंट इट? समझ में आई बेटा? कैन यू अंडरस्टैंड? सपोज ये दिया होता कि इट हैज टू ट्रांसफर ए फोर्स ऑफ 400 किलो न्यूटन एंड यू डिजाइन दिस जॉइंट। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि आपको जॉइंट डिजाइन करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप एज्यूम करोगे कि चल मैं सिंगल वी से करता हूं, पर जब आप सिंगल वी से करते हैं और आपने स्ट्रेंथ निकाली तो वो तो कम आई है, तो आप ये नहीं कर सकते। मगर इसको कैलकुलेट करके देखना ये कितना आता है, इसका डबल हो जाएगा, नहीं डबल नहीं होगा इसका, कितना हो जाएगा ये? 400 से ज्यादा आएगा ना? $640, okay, kilonewton. So you can design a double V or any other type of complete penetration joint. तो जनरली जो बट जॉइंट होता है ना बेटा, अगर उसमें फुल पेनिट्रेशन हो तो वो फेल नहीं करते। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि बट जॉइंट इज जस्ट लाइक ए पेरेंट मेटल। मैंने पहले भी बताया था, तो बट जॉइंट से हम 100% एफिशिएंसी तक अचीव कर सकते हैं। दैट इज ट्रीटेड एज नो जॉइंट, ओके। बट जॉइंट इज ट्रीटेड एज नो जॉइंट, या फिर आप ये मानते हैं क्योंकि हम जो मटेरियल डाल रहे हैं वो पेरेंट मेटल से स्ट्रॉन्गर है, तो हम उसको ये तो मानेंगे कि ये पेरेंट मेटल जितनी स्ट्रेंथ लेगा, और अगर आप उसको पेरेंट मेटल मान रहे हैं तो फिर तो कोई जॉइंट ही नहीं है। So that's why I'm saying with the help of a proper designed butt joint, you can achieve an efficiency of 100%. तो अगर जैसे मैंने बताया कि दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, या एक आ सकता है कि डिजाइन ए जॉइंट फॉर ए फोर्स ऑफ 400 किलो न्यूटन टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस, राइट। दो प्लेट्स का साइज दे दिया, मान लीजिए 400 किलो न्यूटन नहीं भी देता है, वो कई बार कह देता है फुल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कीजिए, फुल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कीजिए। तो फुल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप कंप्लीट या फुल पेनिट्रेशन वाला लेंगे। मैम 378 की जगह 400 किलो न्यूटन होगा, क्यों? क्यों होगा 400? अच्छा, कैलकुलेशन गलत है, आप ये कह रहे हैं? ओके, चलो ये मैं 500 कर देती हूँ, ठीक है। 500 किलो न्यूटन की फोर्स ट्रांसफर करनी है, अब तो फेल कर गया। ठीक है, सो आई जस्ट टुक एन एग्जांपल। आई नो मैंने कुछ चेक नहीं किया था, कैलकुलेशन एरर इज पॉसिबल। मेरा मतलब ये है कि जो फुल पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर फोर्स ट्रांसफर करता है। तो अगर तुम्हें 500 किलो न्यूटन की ट्रांसफर करवानी है फोर्स, तो ऑब्वियसली दिस विल फेल। Okay, now only less than 1 minute is left, तो I will finish the class now. मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनको करने की सोचना। एक क्वेश्चन मैं तुमको क्लास में और करवाऊंगी, हो सका तो कल लूंगी क्लास, अदरवाइज तुषार से कहूंगी, तुषार ले लेंगे, ठीक है। अगर हो सका तो एक आधे घंटे के लिए कल मिल लेंगे, वरना मंडे तुषार नेक्स्ट टॉपिक तुषार शुरू करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, टिल देन यू रीड इट, मैं पोस्ट कर दूंगी आज की, हाँ तीनों रिकॉर्डिंग कर देंगे, तीनों कर देंगे बेटा, ओके, पीडीएफ के साथ में। इट्स ओके, बाय बाय। ओके मयंक, ठीक है, बाय बेटा। ओके सुजीत, बाकी अगली क्लास में। गुड आफ्टरनून कृष्णा, बाय बाय बाय, हैव अ गुड डे।